हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड्स और बेसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं और सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है। तो सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। यानी कि सॉल्ट कोई ऐसा कंपाउंड होता है जो कि जैसे कोई एसिड है, एसिड के फॉर्मूले में से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी मेटल लगा देंगे, एसिड का कोई जो फॉर्मूला है उस एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करके मेटल लगा देंगे, हाइड्रोजन को मेटल से रिप्लेस कर देंगे, तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, ठीक है। HCl में से H हटा दिया। अब कोई मेटल लगा दो, जैसे हमने लगा दिया सोडियम, तो H रिप्लेस कर दिया हमने Na से। Na क्या है, सोडियम, तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम नमक खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो वो बना कैसे, सोडियम क्लोराइड बना जब हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह सोडियम लगा दिया, तो बन गया सॉल्ट, ठीक है। अब कोई भी जैसे सॉल्ट का हम नाम लिखते हैं तो सॉल्ट के नाम का जो पहला पार्ट होता है वो आता है बेस के नाम में से। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो पहला पार्ट आएगा जो है फर्स्ट पार्ट, वो होगा बेस का नाम। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा एसिड का नाम, ठीक है। तो सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन हैव द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब जिन सॉल्ट्स का पॉजिटिव आयन सेम होगा उन सॉल्ट्स की फैमिली सेम होगी। मतलब एक सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे सॉल्ट्स के पास सेम पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे हमने एसिड्स का पीएच देखा था, एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है, बेसिस का पीएच देखा था 7 से ज़्यादा होता है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन का भी हम पीएच देखते हैं, ठीक है। तो ये पीएच देखने से पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। हाइड्रोलिसिस मतलब कंपाउंड का स्प्लिट अप हो जाना। वाटर की वजह से कोई भी कंपाउंड टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कंपाउंड की जगह हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सॉल्ट बाय द एक्शन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर बेस भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो उन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा ना वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो उस टाइम पे क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। उसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7, क्योंकि अगर 7 से कम पीएच होगा तो यानी कि वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा पीएच होगा तो यानी कि वो बेसिक है। बट हमारा ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसका पीएच होगा 7। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इनका सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बेस। तो एसिडिक सोल्यूशन है तो यानी कि पीएच 7 से कम होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। तो इस केस में सॉल्ट सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके साथ हमने NaOH जोड़ दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होगा भी, देखो कैसे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड अभी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम नॉर्मली सॉल्ट खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, और इसका एक्वस फॉर्म है यानी कि सोल्यूशन फॉर्म है। तो ये एग्जांपल हो गया न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन का, जहाँ पर एसिड भी स्ट्रॉन्ग था हमारा और बेस भी स्ट्रॉन्ग था। अब हम देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है बट वीक बेस है तो क्या होगा। तो अगर हमारे पास वीक बेस है, जैसे हमने NH4OH ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया वीक बेस, और हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा एसिड तो स्ट्रॉन्ग है बट बेस वीक है। इन दोनों का सोल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या
जो सोल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक, सोडियम क्लोराइड। एक एसिडिक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड अपने एक्वस फॉर्म में, क्योंकि इसके साथ H2O भी मिलाया मैं। अब हम देखेंगे कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। पहले था दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन मिलेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि H2CO3 वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा Na2CO3 वो बेसिक सोल्यूशन होगा और साथ में हमें वाटर भी मिलेगा। तो हमने देख लिया पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है कंपाउंड का टूट जाना, स्प्लिट अप हो जाना बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो अभी हमने देखा था NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, एक न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन है। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये हमें मिलता कहाँ से है? ये सबसे पहले तो हमें मिलता है सी वाटर से, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी मिलता है, माइनिंग करने के बाद। माइनिंग करते हैं हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की, जैसे कि हम कोल की माइनिंग करते हैं वैसे ही हम सॉल्ट के लिए भी माइनिंग करते हैं, ठीक है। अब कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल्स भी मिलते हैं हमें कुछ रिएक्शंस के थ्रू। जब NaCl कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कुछ केमिकल्स मिलते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, NaOH। NaOH क्या है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है हमें? सोडियम क्लोराइड से कैसे मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं कई सारे केमिकल्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें ये मिलता कैसे है? जब हम कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन लेते हैं NaCl का, ठीक है, NaCl लिया हमने एक्वस सोल्यूशन और वाटर के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया इसका। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें मिलता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। तो मतलब कॉमन सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा मिलता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल कई सारे केमिकल्स को बनाने के लिए। नाउ कम्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये 10H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O और मतलब इसको हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और अगर सोडियम कार्बोनेट में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, मतलब ये 10H2O नहीं है, सिर्फ Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसको हम कॉमनली सोडा ऐश भी बोलते हैं। अब ये हमें सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वॉशिंग सोडा हमें मिलता कैसे? तो हम कॉमन सॉल्ट को NH3 यानी कि अमोनिया के साथ सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इनके साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। और साथ में मिलेगा हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये जो NaHCO3 मिला है इसको हम हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम, ये जो हमें इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है उसको हम सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन के मेथड से, ड्राई करेंगे और फिर हीट करेंगे। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली अलग ही हो जाएगा और साथ में CO2 भी रिमूव हो जाएगा, वाटर और CO2, और साथ में हमें मिलेगा सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब ये जब सोडियम कार्बोनेट को हम H2O के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ जब हम ये Na2CO3 को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मतलब ऐड हो जाएगा और मिलेगा Na2CO3.10H2O, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये कुछ ऐसे मेटल कार्बोनेट्स में आता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। और वॉशिंग सोडा का जब हम वॉशिंग सोडा का वाटर में जो सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन होता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वॉशिंग सोडा की कुछ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मतलब क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़। तो वॉशिंग सोडा जो है
वो डर्ट और ग्रीस को, डर्टी क्लोथ्स में से डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर देता है और डर्ट और ग्रीस पे अटैक करता है टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि वाटर के साथ फिर वो रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। अब हम कुछ यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले जो सोडियम कार्बोनेट है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, उसको हम एक एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, मतलब डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज़ होता है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप पाउडर। कई सारे ड्राई सोप पाउडर का मिला के एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से इसको हम एज इन डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट परमानेंट वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी सोडियम कार्बोनेट रिमूव कर देता है। और ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पेपर को बनाने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। और सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये NaHCO3 हमारे ऊपर वाले रिएक्शन में बना था, उसको हम दोबारा से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक छोटी सी। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो फूड के कुकिंग ऑफ फूड में यूज़ होता है फॉर फास्टर कुकिंग। जैसे कि ग्राम यानी कि चने को कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारी पहले भी देखा था हमने वॉशिंग सोडा में। इसमें हमें NaHCO3 मिल गया था। NaHCO3 को हमने ड्राई किया, फिर फिल्टर किया, ड्राई किया और फिर हीट किया, तब जाके हमें सोडा ऐश मिला था। और सोडा ऐश को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कराया था तो वो दोनों एडअप हो गए थे, Na2CO3.10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा हमें मिल गया था। तो ये पूरी रिएक्शन में सबसे पहले हमें मिला था NaHCO3, उसको ही तो हमने हीट किया था। तो ये जो NaHCO3 है यही है बेकिंग सोडा। साथ में हमें मिला है NH4Cl। सिंपल। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास वाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जो विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब नॉट फुल्ली सॉल्युबल, पार्शियली या स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास कुछ वाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पार्शियली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, नॉट फुल्ली सॉल्युबल। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन, यानी कि बेसिक सोल्यूशन होगा। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है और इसका जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा माइल्डली बेसिक होगा। माइल्डली मतलब थोड़ा सा। और एक्शन ऑफ हीट, तो जब हम सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। कैसे? हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेसिक बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया, हमें मिला NaHCO3 को हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश, प्लस हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, मतलब कुकिंग ऑफ फूड के टाइम पे जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तब ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 देता है हीट करने पे, तो इसीलिए हम उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, जो मैदा वगैरह बनाने, मैदा का जो आटा गूंदने में यूज़ होती है बेकिंग पाउडर, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये CO2 रिलीज़ करती है ऑन हीटिंग। ठीक है, अब कुछ यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, जैसे कि सबसे पहले एक एंटासिड की तरह हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में। एसिडिटी, जो गैस की टैबलेट्स होती हैं, यानी कि एसिडिटी के जो टैबलेट्स होते हैं उनमें होता है एंटासिड, जो कि एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करता है, तो उसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? केक, ब्रेड, डो वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है बेकिंग पाउडर। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो उसका एक एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क करता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी हम यूज़ करते हैं।
कैसे? सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के पास सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर। ये जो सोडा एसिड वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, सोल्यूशन होता है इन अ सेपरेट कंटेनर इनसाइड देम। और जब फायर एक्सटिंग्विशर की नॉब ओपन होती है, मतलब प्रेस करते हैं हम उसको, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो गया था वो प्रोड्यूस करती है काफ़ी सारी CO2 गैस। और ये जो CO2 गैस का प्रेशर होता है फोर्सेस अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू फॉल ऑन द बर्निंग सब्सटेंस। तो ये जो CO2 रिलीज हुई है उससे क्या होता है, एक स्टीम ऑफ लिक्विड गिरती है जो सब्सटेंस जल रहा होता है उसके ऊपर। CO2 गैस फॉर्म्स अ ब्लैंकेट बना लेती है अराउंड दी बर्निंग सरफेस और एयर की सप्लाई को कट कर देती है। और जब एयर नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा तो मतलब बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। The process of burning stop and fire gas gets extinguished. A stream of liquid falling on the burning substance also helps in putting off fire by cooling the burning substance to below its ignition temperature. जो लिक्विड की स्ट्रीम्स गिर रही थी बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर वो भी हेल्प करती हैं फायर को कम होने में by cooling the burning substance to below its ignition temperature. Now comes bleaching powder, calcium oxychloride, CaOCl2. ये कैसे बनता है? स्लेग लैम होता है CaOH का होल ट्वाइस। स्लेग लैम को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट पाउडर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की। ब्लीचिंग पाउडर एक सॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर। द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम। ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है और जो थोड़ा सा इनसॉल्युबल पोर्शन रह जाता है वो क्या है, वो है ब्लीचिंग पाउडर में जो लाइम प्रेजेंट है। स्लेग लाइम के साथ हमने क्लोरीन को रिएक्ट कराया था ना, तो लाइम जो प्रेजेंट होता है वो रह जाता है और बाकी का कोल्ड वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसको हम क्लोरीन के साथ मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्लोरीन मिल जाएगा। कैसे? CaOCl2 के साथ हमने डाइल्यूट एसिड को यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने H2SO4, तो CaOCl2 प्लस H2SO4 देगा हमें CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, क्लोरीन मिल गया। अब ये जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर, ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क करेगा। तो रियल ब्लीचिंग एजेंट क्या है? ये जो रिएक्शन है इससे हमें पता चलता है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो ही रियल ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन किस वजह से है? ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सम कलर्ड सब्सटेंसेस टर्न कलरलेस। जब क्लोरीन के साथ हम कुछ सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कलरलेस हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक अरेंजमेंट है फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस अपने आप में ही काफ़ी डिफिकल्ट होती है स्टोर और यूटिलाइज करने के लिए। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लाइनिन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन और लाइनिन को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और लॉन्ड्रीज में भी वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ होता है। सेकेंड, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है क्लोरोफॉर्म्स यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म्स के मैन्युफैक्चर करने में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। वूल को अनश्रिंकेबल बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। अनश्रिंकेबल मतलब सुकड़न नहीं आती है वूल में, किस वजह से? क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर हमने यूज किया है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये था ब्लीचिंग पाउडर। नाउ कम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट क्या होगा? CaSO4 और हाफ हाइड्रेट है तो मतलब हाइड्रो जो वाटर है उसको हाफ कर दो, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये नाम कहाँ से आया? तो
इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच में मेनली फाउंड इन पेरिस। तो ये जो था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनता कैसे, जिप्सम को हीट करके बनता है। तो जिप्सम मेनली पहले के टाइम पर पेरिस में मिलता था, तो इसको हम इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इनिशियली प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉज यूज्ड इन अ मैसिव वे इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट नाउ इट हैज़ मैनी अदर यूजेस विच वी विल लर्न आफ्टर अ व्हाइल। तो पहले के टाइम पे काफ़ी यूज़ होता था प्लास्टर ऑफ पेरिस का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन आज के टाइम पे और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं जो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो जब जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें CaSO4.2H2O से मिल जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O, मतलब बाकी का H2O रिमूव हो जाएगा और ये 2 का मतलब 2H2O का हाफ पोर्शन इधर और बाकी का 1.5 H2O हमने अलग कर दिया। तो जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया जब हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। तो अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक पाउडर है, वाइट पाउडर, जिसके पास बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। जब हम उसको वाटर के साथ गीला कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो वो एक हार्ड मास में सेटल हो जाता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन पे लगाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। सेकंड, टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड चौक, इन सब को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। क्या क्या? टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड चौक और स्टैच्यूज़ की जो कास्ट होती है उसको भी बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल, मतलब फायर प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। एंड यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट्स इज रिक्वायर्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus। जो apparatus में एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं उनको सील करने के लिए केमिस्ट्री लैब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। और सरफेस को स्मूथ, मतलब जैसे घर की दीवार को स्मूथ बनाने के लिए भी हम POP का यूज़ करते हैं बिफोर पेंटिंग देम एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग। जो ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस होती हैं और सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज़ करते हैं। हमारे क्लास का और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये जो .10H2O .12H2O था उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। अब ये होता क्या है? वाटर मॉलिक्यूल दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्ट के स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को मिल के बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उन सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो कोई अगर सॉल्ट है, सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट के स्ट्रक्चर को या फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कुछ ऐसे सॉल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमारा चैप्टर, हमारी क्लास यहाँ एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।